Hello guys, welcome to our channel part 1 of Reborn 1 Extra Chance. Chapter 1 Underground Lab Year 2120 रात 1 बजे। एक बड़े से विला के स्टडी रूम में एक लड़की बैठी हुई थी। काली गहरी आंखें, लंबे भूरे बाल, 5.9 इंच हाइट और गुलाबी होंठ जो थोड़े थोड़े काले पड़ गए थे और सूख भी गए थे। इनका फिजिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फिट है। हार्डकोर एब्स, अच्छी खासी हाइट, स्ट्रॉन्ग मसल्स, आखिर एक स्पेशल फोर्स की हाई रैंकिंग सीक्रेट एजेंट होने के नाते ये सब होना जरूरी था। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। उस लड़की की आंखों में सुनापन साफ दिखाई दे रहा था। उसके सामने एक महंगी टेबल लगी हुई थी जिस पर एक डिजिटल फोटो फ्रेम लगी हुई थी जिसमें एक 70 साल की महिला का फोटो लगा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था, जैसे वो अभी उस फ्रेम से बाहर आ जाएगी। उसी की साइड में एक नॉवेल खुली हुई थी, माई मिसिंग लव, रिटन बाय विधि ठाकुर। उस लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या नॉवेल लिखी है? पर नानी ने, आखिर कोई मैन लीड इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है? और उसने अपने लिए चुना तो किसे, एक प्लेबॉय को? आखिर लड़का कैसा भी हो, अंत में उसे फीमेल लीड क्यों और कैसे मिल जाती है? क्या उससे अच्छा ये साइड कैरेक्टर नहीं था जो उससे हमेशा प्यार करता रहा? निराली ने ये नॉवेल अपने दादी के जाने के बाद न जाने कितनी ही बार पढ़ ली थी। ये नॉवेल उसकी इकलौती फैमिली मेंबर रही, उसकी दादी के बहुत करीब थी क्योंकि वो उनकी माँ ने लिखी थी, जिस वजह से वो उसके दादी के लिए परनानी की आखिरी निशानी थी जिसे वो अपने यादों में संजोए थी। उन्होंने ये नॉवेल निराली को भी पढ़ने के लिए दी थी, पर जब निराली ने इस नॉवेल को पढ़ना शुरू किया तब उसे फीमेल लीड और मेल लीड दोनों ही कुछ खास पसंद नहीं आए। जहां फीमेल लीड को बहुत ही ज़्यादा मासूम और बेचारा बताया गया था, वहीं मैन लीड को डोमिनेटिंग, एरोगेंट प्लेबॉय बताया गया था। इसलिए उसने उस नॉवेल को आगे नहीं पढ़ा, मगर 2 साल पहले जब उसकी दादी गुजर गई तब से न जाने वो ये नॉवेल कितनी ही बार पढ़ चुकी थी कि अब उसे उसकी छोटी से छोटी बात अच्छे याद थी। तभी अचानक उसके हाथ में पहनी वॉच पर कुछ सिग्नल्स दिखने लगे। निराली ने जब वहां क्लिक किया तो उसने देखा कि ये उसके अंकल थे, उसके मॉम के ब्रदर। उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन दिल का और जिंदगी का जरूर था। उसने अपनी वॉच पर 2 बार क्लिक किया तो उसे ऊपर वर्चुअल स्क्रीन के जरिए उसके अंकल दिखाई देने लगे। उसके अंकल अपने मिडिल एज में थे, फिर भी काफ़ी हैंडसम दिख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए निराली की तरफ देखा और कहा, डियर व्हाट्सएप, उद्धरण चिन्ह। निराली ने भी स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं ठीक हूँ मामू। उसकी आवाज़ एकदम साफ और क्लियर थी। इस पर उसके अंकल ने जवाब दिया, ओह ये तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे डियर, मैंने तुम्हें एक न्यू इन्वेंशन के बारे में बताने के लिए कांटेक्ट किया है और ये मैं तुम्हें देना चाहूँगा, तो क्या तुम अभी लैब आ सकती हो? निराली ने क्यूरियस होकर पूछा, अब आपने क्या नया इन्वेंट किया है और कितनी रात हो गई है, क्या अभी आना ज़रूरी है? जिस पर उसके अंकल ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ डियर, ये जरूरी है। जिस पर निराली ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है। फिर निराली ने कॉल कट करने के लिए वॉच में शो हो रहे रेड पॉइंट पर क्लिक किया और नीचे जाकर अपने ऑटोमेटिक गैराज को ओपन करने के लिए रिमोट से बटन दबाया, और गैराज के खुलते ही वहां से एक मॉडिफाइड स्पोर्ट कार में बैठकर निकल लैब के लिए निकल गई। आधे घंटे बाद वह स्पोर्ट कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है। उसके बाद निराली गाड़ी से निकलकर एक कार्ड अपने जेब से निकालकर उसे स्कैनर पर स्कैन करके अंदर चली जाती है। वहां से वो एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में आ जाती है। निराली उस बेसमेंट के अंदर जाती है, वहां पर अभी भी अंधेरा ही अंधेरा था। वो जगह बिल्कुल किसी खंडर के जैसी लग रही थी, पर ये सब चीजें निराली के ऊपर कोई असर नहीं दिखा रही थी, जैसे यहाँ पर आना उसके लिए कोई आम सी बात हो। उसके बाद वो आगे बढ़कर सामने की दीवार पर एक जगह अपना हाथ रख देती है, जिसके बाद उसका फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं और फिर मैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने आप ही वो दीवार अपनी जगह से मूव हो जाती है और उसके पीछे एक अलग ही एडवांस दुनिया दिखाई देने लगती है। लैब बहुत बड़ी होती है, वहाँ पे बाहर के मुकाबले बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। निराली जल्दी से अंदर जाती है, उसके अंदर आते ही वो दीवार फिर से पहले जैसी हो जाती है। अंदर एक टेबल पर वर्चुअल स्क्रीन पर एक इंसान कुछ काम कर रहा था। निराली उन्हें पुकारती है, मामू। ये निराली के साइंटिस्ट अंकल है, श्रीधन वर्मा, जो हमेशा अपने नए नए आविष्कार अपनी भतीजी और देश की एक जाबाज ऑफिसर के तौर पर निराली को सौंपा करते थे।
हालांकि कभी कभी वो आम और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले गैजेट्स भी अपनी भतीजी के साथ शेयर करते थे, क्योंकि निराली की ही तरह उनका भी कोई नहीं था। वो एक अनाथ थे पर बहुत ही अच्छे साइंस स्टूडेंट भी, इसलिए निराली की मॉम ने उनकी पढ़ाई स्पॉन्सर की थी। हालांकि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और तब से वो अकेले ही रहे, इसलिए वो हर दफ़ा हर चीज़ निराली के साथ ही शेयर करते थे। इसलिए आज निराली को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो उसे क्या दिखाने वाले थे, पर उनकी सीरियसनेस देखकर लग रहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट है। श्रीधान ने निराली को अपनी तरफ बुलाते हुए कहा, डियर कम हेयर, ये देखो मेरा न्यू इन्वेंशन। उनकी आंखों में उनकी एक्साइटमेंट साफ साफ दिख रही थी। जब निराली ने देखा तो वहां पर उसे सिर्फ ब्लू लाइट में एक चिप दिखी जो फ्लैश लाइट की वजह से चमक रही थी। भले ही वो एक मामूली सी चिप लग रही थी, मगर निराली ने उसे कम आंकने की जुर्रत नहीं की। उसे यकीन था कि अगर उसके अंकल इतने एक्साइटेड है तो ज़रूर ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेंशन होगा। निराली ने अपनी जिज्ञासा को और न रोकते हुए पूछा, मामू ये है क्या? श्रीधान ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, डियर ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट और पावरफुल सिस्टम है, या तुम ये भी कह सकती हो कि ये अब तक का सबसे पावरफुल और बेस्ट कंप्यूटर है जिसे इंसान अपने दिमाग में ही कैरी कर सकता है। जिस पर निराली उन्हें घूरने लगी। ये देखकर वो सकपका गए। निराली ने उन्हें हैरानी से पूछा, मतलब मुझे ये चिप अपने दिमाग में लगानी होगी? मैं क्या आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ किया जाने वाला बंदर या फिर चूहा लगती हूँ? वैसे तो उसकी बातों और जिस तरह से उसके एक्सप्रेशन बने हुए थे उस वजह से श्रीधन को बहुत हंसी आ रही थी, मगर उन्होंने हंसने की हिम्मत नहीं की, नहीं तो पता नहीं उनकी ये भतीजी उन्हें छोड़ती या नहीं। श्रीधान ने सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं मैं तुम पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये दुनिया का इकलौता सिस्टम है जो इस दुनिया को जितने की तक ताकत रखता है और इसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए तुम ऐसा नहीं कह सकती कि मैं तुम पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और डोंट वरी, आज के टाइम में ऐसी बहुत सी टेक्निक है जिसमें तुम बिना ब्रेन सर्जरी के भी इस चिप को तुम्हारे माइंड में फिट कर दिया जाएगा, और तुम्हें सबसे अलग महसूस करने या होने से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा विल पावर यूज़ किए बिना और हाई पेन टॉलरेट किए बिना इसे एक्टिव नहीं किया जा सकता। निराली ने जब उनकी पूरी बातें सुनी तो उसे अपने अंकल के इन्वेंशन पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ, साथ में एक तसल्ली भी। निराली ने हामी भरते हुए कहा, तो फिर ठीक है। ये कहकर निराली वहाँ अंदर बने रूम में जाकर चेंज करके आ गई और बेड पर लेट गई। क्या ये इन्वेंशन सफल होगा? क्या बदलाव लाएगा ये छोटा सा चिप निराली की जिंदगी में? चैप्टर 2 मिशन। सुबह 7 बजे निराली उसी बिस्तर पर सोई हुई होती है जहां रात को वो चिप इंसर्ट करने के लिए सोई होती है। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को अपने मामू की लैब में पाती है। खुद को वहां देख एक पल के लिए तो वो चौंक जाती है, पर धीरे धीरे उसे कल रात की बातें एक एक कर याद आने लगती है। जब कल रात उसके मामू ने उसे बुलाकर अपना नया और सबसे खास आविष्कार दिखाया था, क्या वो उसके ब्रेन में इंसर्ट हो गया था या नहीं, वो इसके बारे में नहीं जानती थी। तभी उसे किसी के आवाज़ लगाने की आवाज़ आए, अंकल डियर क्या तुम उठ गई? तो चलो ब्रेकफास्ट रेडी है, आकर कर लो। निराली, क्या अंकल? वो डिवाइस फिट हो गया? जिस पर श्रीधन ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया। तो निराली हैरान रह गई। निराली, पर मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी बात पर श्रीधन मुस्कुराने लगा, अंकल देखा तुम्हारे अंकल का कमाल। उसकी बात पर निराली कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी स्मार्ट वॉच पर रेड लाइट जलने लगी। निराली, मामू इट्स इमरजेंसी, मुझे निकलना होगा। इतना कहकर बिना श्रीधन के जवाब इंतजार किए वो उस लैब से निकाल गई। जब वो ऊपर नॉर्मल यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर आ गई तब उसने रेड सिग्नल पर एक बार क्लिक किया। तभी उसमें से एक महिला की आवाज़ आई, शायद वो निराली की सीनियर थी। सीनियर ऑफिसर SR 211, तुम्हें एक नए मिशन पर भेजा जाता है। किसी ने हमारे मैन ऑफिस की सीक्रेट फाइल्स और इन्फॉर्मेशन चुराने की पूरी कोशिश की गई। तुम्हें उन्हें रोकना और पकड़ना है। वो जिंदा ना रहे तो भी चलेगा, पर किसी भी हाल में हमारे एजेंट से जुड़ी जानकारी किसी और के हाथों में ना लगे। इसके बाद मैसेज खत्म हो जाता है और एड्रेस और बाकी डिटेल्स शो होने लगती है। ऊपर लिखा आता है मिशन सिक्योर अवर पीपल SOP मिशन डिटेल्स, और उसके नीचे सारी डिटेल्स होती है। उन सबको पढ़ते हुए ही निराली जाकर अपने स्पोर्ट्स कार में बैठ जाती है।
और फास्ट ड्राइव करते हुए लोकेशन पर पहुंचती है, पूरे जगह को चेक कर वहां के कैमराज हैक कर लेती है, फिर एक एडवांस जामा सेटर से बिना सीसीटीवी कैमरों के नज़रों से बचकर सेट कर देती है। उसने रास्ते में आते वक्त ही अपनी टीम के पास भी मैसेज भेज दिए थे, पर आज पहली बार उसे उन्होंने रिप्लाई देने में बहुत लेट कर दिया था। निराली को कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर अभी उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना था, इसलिए वो अकेली ही इस मिशन को करने काम पर जुट गई। सारे रास्तों की जानकारी लेकर उसने थोड़ी दूरी पर अपनी स्पोर्ट कार रोक दी और धीरे धीरे कैमराज की नज़र से बचते हुए अंदर चली जाती है। तभी उसे सामने से 4 ट्रेन्ड बॉडीगार्ड आते हुए दिखते हैं। वो वही चिप जाती है और धीरे आगे बढ़ती है, तभी उसे एक लड़की दिखती है जो उसे ही देखकर चिल्लाने वाली थी। निराली जल्दी से उसका मुंह पकड़कर उसकी गर्दन मोड़ देती है। उस लड़की की वही मौत हो जाती है, पर उसके हाथ के धक्के से वहां एक लैंप गिर जाता है, जिससे वो बॉडीगार्ड्स उस ओर आने लगते हैं। निराली उस लड़की को एक कमरे अंदर धकेल कर दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और दूसरे डायरेक्शन में एक और लैंप गिराकर उसके अपोजिट डायरेक्शन के पोल के पीछे खड़ी हो जाती है। जब वो बॉडीगार्ड उधर उन्हें कोई नहीं दिखता सिवाय उन टूटे 2 लैंप के, वो लोग 2-2 में बंटकर ढूंढने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर निराली एक को एक बारी ठिकाने लगाने लगती है। उसके मूव्स इतने स्मूथ और फास्ट थे कि अपने बाजू वाले की मौत और गायब होने की उन्हें भनक भी नहीं हो रही थी। ऐसे ही रास्ते में जो आए उसे मारते हुए निराली लिफ्ट से 10वें फ्लोर पर पहुंच गई। तभी वो किसी से टकरा गई। जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों ही चौंक गए। सामने निराली का टीम मेंबर विशाल था। वही अपनी टीम की कैप्टन को यहाँ देख विशाल के चेहरे पे भी हैरानी थी, पर थोड़ी ही ज्यादा तो घबराहट दिखाई दे रही थी। क्या निराली कर पाएगी अपना मिशन पूरा? क्या वजह थी विशाल की घबराहट की? चैप्टर 3 मिशन अनसक्सेसफुल। निराली, विशाल सिर्फ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाकी के मेंबर्स कहाँ है? उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा? उसकी बात पर विशाल का फेस बिल्कुल स्ट्रेट था। विशाल, मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। निराली, ठीक है, फॉलो मी, और सावधानी से आगे बढ़ने लगती है। विशाल भी उसे धीरे धीरे फॉलो करने लगता है। तभी निराली को ऐसा फील होता है जैसे अभी कुछ उसे छू कर निकला, पर जब वो पलट कर देखती है तो उसे ऐसा कुछ नहीं लगता। विशाल, क्या कुछ हुआ है क्या मैम? जिस पर निराली अपने कन्फ्यूजन को अपने अंदर ही रखकर नामे सर हिला देती है और सामने की ओर चलाने लगती है। अब आगे उन्हें कोई गॉड नहीं मिलता। ये थोड़ा अजीब तो था, पर निराली इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे गार्ड्स को निपटा कर सबसे इम्पोर्टेंट केबिन के पास पहुंचने ही वाली थी, और दूसरा उसके पास वक्त भी बहुत कम बचा हुआ था उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बचाने के लिए। इसलिए अपनी सिक्योरिटी की परवाह किए बिना ही उसे ये मिशन सिर्फ अपने एक साथी के साथ पूरा करना था। थोड़ी ही देर में सारे चीजें जैसे रेसर लाइट, कैमरा ज और कुछ जगह तो स्मॉल माइंस भी बिछी हुई थी, पर निराली और विशाल ने वो पार कर लिया था। विशाल, मैम, अगर आप ना होती तो मैं ये पार ही नहीं कर पाता। उसके चेहरे पे मिस्ड इमोशंस थे। निराली, इट्स ओके, अब चलो। उसकी बात पर विशाल ने हाँ में सर हिलाया और फिर से निराली को फॉलो करने लगा। थोड़ी देर में वो मैन केबिन के अंदर चली गई, पर उसने दरवाजे को पुश किया तब उसने अंदर किसी के भी ना होने को महसूस किया। उसने चेक करने को दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। तभी उसके सर पर कोई भारी सी चीज आ लगी और वो नीचे गिर गई, और उसके हाथ से उसकी गन भी, जिसे वही पास खड़े गुड्स ने उठाई। जब उसने सर उठकर देखा तो पीछे विशाल था। विशाल, सॉरी मैम, पर मेरी मजबूरी है। लेकिन इतने बड़े धोखे बाद भी निराली के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। वो धीरे धीरे खड़ी हो जाती है। उसे इस तरह देखकर कुछ पल विशाल डर जाता है और कांपने लगता है। उसके हाथ वो डंडा गिर जाता है। आखिर वो जानता था कि ये गोजस और सिंपल दिखने वाली उसकी ये मैम कितनी खतरनाक थी। निराली अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के किसी रॉबर्ट की तरह विशाल को देख रही थी। तभी कोई फिर से निराली के सर पर वार करता है। इस वार और जोर से किया गया था। अगर निराली की जगह नॉर्मल इंसान होता इस वार में जरूर मर जाता, पर निराली को सिर्फ चक्कर आ रहे थे। वो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर अपनी आंखें खोले रखी, यह तक कि वो अपने पैरों पर खड़े रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो अपने आंखों से सामने देखती है तो पाती है कि श्वेता थी, उसकी फ्रेंड और कलीग। निराली, एक छोटी सी एलिगेंट स्माइल के साथ, ओह तो ये तुम हो, गुड
बट उसकी वो मुस्कान, आवाज, शब्द, सब कुछ बहुत ही डरवाना लग रहा था। एक पल के लिए निराली के अलावा वहां खड़ा हर कोई सदमे में आ जाता है। तभी श्वेता गुस्से से निराली को घूरते हुए, श्वेता, इसे बांध दो, इसकी अकल ठिकाने लगाने की जरूरत है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। उसकी बात पर एक बॉडीगार्ड जल्दी से निराली के पास आने लगता है, मगर जैसे वो उसके पास वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो वही दूसरा बॉडीगार्ड उसे दूसरी साइड से पकड़ने वाला था, वो रुक जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। तभी सबकी नज़र बॉडीगार्ड के गले पर कट के निशान पर गई। निराली ने बड़े ही सफाई से उसकी गर्दन की नस पर ब्लेड से कट लग गया था। निराली, हा 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 कैप्टन, निराली बर्मन को हाथ लगाएगा, सपने देखो, इतना कहकर उसने अपने बाजू में दूसरे गार्ड के गर्दन की नस पर भी एक कट लगा दिया। बेचारा गार्ड सदमे ही बिना कुछ किए परलोक सिद्ध हार गया। उसका ऐसा रूप देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी वहां खड़ा शुरू से सब देख रहा इंसान वो किसी टेररिस्ट ग्रुप हेड की तरह लग रहा था। उसने गुस्से से विशाल की तरफ देखा। हेड, क्या तुमने रास्ते में इसे वो ड्रग्स नहीं दिए थे, तो अब तक इस पे असर क्यों नहीं हो रहा? विशाल, सर, दिया था। वो काफी डरा हुआ लग रहा था। श्वेता, कोई बात नहीं, तब नहीं तो क्या इसे हम अब मार देंगे? उसकी बात पर हेड ने हामी भरते हुए कहा। हेड, हाँ, ये हमारे काम के बीच कुछ ज्यादा ही दखल देती रहती है, इसे अब मरना ही होगा। उससे पहले ये बताओ कि क्या तुम वो इन्फॉर्मेशन लाई हो? श्वेता, हाँ, पर इसमें मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हेड, बिल्कुल नहीं आएगा। इस वक्त उनके चेहरे पे मक्कारी भरी हंसी थी। तभी उन्हें किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आई। सबने देखा तो ये निराली थी। सबको लगा वो धोखे और सदमे से पागल हो गई है, पर विशाल जानता था कि ये तूफान के आने का आगाज है। हेड, क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम जोर जोर हंस रही हो? आखिर हमने बहुत सुना है कि आपने अब तक एक भी मिशन अधूरा नहीं छोड़ा है। उसकी बातें फ्लिटी थी और उसकी आंखों में निराली के लिए लालसा साफ दिखाई दे रही थी। पर जिस तरह से पास आने पर निराली ने जो उन गुड्स की हालत की थी, उसके बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। क्या होगा इस मिशन का अंजाम? चैप्टर 4, मौत, क्या यही अंत है? निराली, हाँ, तुमने सही सुना, मैं अपना कोई भी मिशन किसी भी हालत में अधूरा नहीं छोड़ती। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गए। वो मुस्कान देखकर सब एक धड़कन चूक गए। वो वाकई में बेहद खूबसूरत, लेकिन साथ ही साथ बेहद डरावनी थी। श्वेता, तुम खुद मरने वाली हो, ये अकड़ किस बात की? वो कह तो रही थी पर उसे भी बहुत डर लग रहा था। तभी वो हेड चिल्लाने लगता है। निराली, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं ये सब पता नहीं कर पाऊंगी? उसके चेहरे पर मजाक उड़ने वाली हंसी थी। पर मेरे लिए सबसे जरूरी हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को बचाना था। विशाल, तो मैम, क्या आप हमारे बारे में पहले जान चुकी थी? तो आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाली, और क्या आप जानना नहीं चाहती कि मैंने आपको धोखा क्यों दिया? निराली, नहीं, ये कहते हुए वो पीछे दीवार से सट जाती है। उसे अब थोड़ी थोड़ी कमजोरी महसूस होने, कुछ उन ड्रग्स का असर था तो कुछ बहुत ज्यादा खून बहने का। उसका सर खून से ढक चुका था। वो बेहद डरावनी लग रही थी। उसके आंखें सर्द थी जिनमें वो अपना दर्द अच्छे से छुपा रही थी। उसे अंदाजा था उसे दिए जाने वाला ड्रग कोई आम ड्रग नहीं होगा जो उसे इस हद तक ड्रग दे रहा है। पर निराली की पेन टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से इस मिशन को पूरा करने की उसकी विल पावर उसे अभी खड़ा रखे हुए थी। उसका जवाब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। निराली, तुमने मुझे नहीं, अपने देश को धोखा दिया है और अपने वतन के साथ अपने जमीर को भी बेच के खाया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वजह क्या थी। और मैं एक फौजी हूँ, वो तो वैसे ही कफन पहनकर फर्ज निभाने निकलते हैं, और इसलिए मैं किसी हालत में अपना मिशन कंप्लीट करूंगी। उसकी बात सुन विशाल कुछ नहीं कहता और गर्दन झुका लेता है। हेड, बंद करो अपनी बकवास, तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी जिंदगी अब हमरी रहमो कर्म पर है। अगर तुम हमारे साथ हाथ मिला लो तो कुछ हो सकता है, वरना भूल जाओ जीने के बारे में। उसकी बात सुन निराली उसे गर्दन टेढ़ी करके देखने लगी। उसकी ऐसी नज़रें अपने ऊपर महसूस करके उस हेड के पसीने छूटने लगे। उसने पूरी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी थी, पर ऐसी बातें सुनो थी। ये एक टाइग्रेस का डिस्क्रिप्शन था और ये नाम से सामने खड़ी लड़की को एड्रेस भी किया जाता था। क्यों, आज ये बात वो अच्छे से समझ गया था। तभी उसको सोच से बाहर निराली की बात ने लाया और फिर से जैसे किसी सदमे में डाल दिया।
निराली, सही कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय। ऐसा कहते हुए उसने अपनी वॉच पर 2 जगह रेड पॉइंट प्रेस किया और एक जग ब्लू। क्या कर रही हो? किसी को इन्फॉर्म कर रही हो तो सोचो भी मत। इस जगह से कोई नेटवर्क नहीं है, मैसेज बाहर नहीं जाएगा और जामस भी, और अगर कोई मैसेज पहुंच भी गया तो कोई वक्त पर नहीं आ पाएगा। 59, 58, 56, 55, 54, 53, 52। निराली, हाँ, मैंने किसी को बुलाया है पर किसी इंसान को नहीं, तूफान को, जो कि सिर्फ 60 सेकंड्स में आएगा, यू नो। बूम। उसकी बात सुन हर कोई उसे हैरानी से देखने लगा। तभी, विशाल, आपने खुद के शरीर में बॉम्ब प्लांट किया है। इतना सुनते ही उस हेड ने निराली पर अपनी बंदूक से गोलियां दागना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम। उसने एक एक कर 3 गोलियां उस पर दाग दी। दर्द के वजह से निराली के पैर लड़खड़ाने लगे और वो पास की टेबल पकड़कर उस पर गिर पड़ी, पर वो अभी भी एक चिढ़ाने वाली मुस्कान लिए उनको देख रही थी। सबने वहां के दरवाजा खोलने कोशिश की लेकिन वो खुल नहीं रहे थे। ये देखकर उन सब के चेहरों का रंग उड़ गया। पर ये देख निराली के चेहरे पर एक मिस्टेरियस मुस्कान आ गई, क्योंकि ये उसने ही किया था। हैकिंग मेथड से लॉक किए गए थे। वहां भगदड़ मची हुई थी। निराली ने अपनी आंखें बंद करी। उसने सुना था जब इंसान मर रहा होता है तो उसे अपने जिंदगी की सबसे अच्छी यादें याद आती है। जब उसने आंखें बंद की तो सबसे पहले उसे अपना घर, दादी, मामू दिखाई दिए जो उसके साथ खेल रहे थे। फिर उसकी पूरी टीम, जिन लोगों के साथ उसने अपनी आधी जिंदगी निकाली थी, और बदकिस्मती से उसमें विशाल भी था। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे अपने तरफ बढ़ते कदमों की आवाज आए। तभी विशाल उसके पास आया। निराली की आंखें अभी भी बंद थी। विशाल के आंखों में पछताप के आंसू थे। उसने निराली को सहारा देने की कोशिश की पर निराली ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। निराली, कोई जरूरत नहीं विशाल, हो सके तो माफ करना मैम। इतना कहकर वही बैठ गया। उसकी वॉच 5, 4, 3, 2, 1। बूम। वहां सब कुछ जलकर खाक हो गया था। वो इन्फॉर्मेशन, लोग, सब कुछ चिथड़ों में, और वो जगह खंड में बदल गई थी। दूसरी तरफ एक लड़की जो बिस्तर पड़ी होती है, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। जब वो आंखें खोलती है तो हैरान रह जाती है। वो इस वक्त सोफे पर लेटी हुई होती है। मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो उस बॉम्ब ब्लास्ट। इतना कहकर वो रुक जाती है क्योंकि उसका ध्यान अपने शरीर की तरफ चला जाता है। उसकी त्वचा हद से ज्यादा गोरी, मुलायम और खूबसूरत लग रही थी। उसने खुद पेट और सर को छू कर देखा। उसे अच्छे से याद था कि उसे पेट में 3 गोलियां लगी थी और सर में रॉड से मारा गया था, लेकिन उसके सर में कोई चोट क्यों नहीं थी? क्या वो मर गई थी? क्या वो स्वर्ग में आ गई? क्योंकि भले ही उसने बहुत लोगों नर्क पहुंचाया था, बहुतों को हॉस्पिटल, पर वो लोग वही डिजर्व करते थे, तो उसका मानना था कि इसलिए उसे स्वर्ग ही मिलना चाहिए। तभी उसे थोड़ी दूरी पर एक आईना दिखता है। वो जल्दी से वहां जाकर खुद को आईने में देखती है। खुद को आईने में देखकर वो बुरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि एक लड़की होकर वो ये कह सकती है कि उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। कौन होगी ये खूबसूरत लड़की? क्या हुआ था निराली के साथ? कैसी होगी निराली की आगे आने वाली जिंदगी? चैप्टर 5, रिबोर्न, रीइंकार्नेशन। क्या ये वो खुद थी? क्या ये सब सिर्फ एक सपना था? वो घूर घूर कर आईने को देख रही थी, जैसे अगर उसने पलकें झपकाई तो वो परी गायब हो जाएगी। ग्रीन झील जैसी आंखें, उन पर लगा काजल पर वो थोड़ा बह भी गया था। उसके पास कुछ आंसू सूखने के निशान थे। शार्प नोज जो कि रोने के वजह से लाल हो गए थे। गहरी घनी पलकें, प्यारे गाल जिन पर मुस्कुराने से डिंपल पड़ते थे। इतना ही नहीं, उन पर नेचुरल ब्लश भी था। उसके होठ तो बिल्कुल लाल गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे थे, उतने ही लाल और मुलायम। उसके बाल काले और हल्के ब्राउनिश थे। उनकी शाइन भी टीवी एड में जैसे दिखाते हैं बिल्कुल वैसी ही थी। उस लड़की की हाइट मात्र उससे थोड़ी कम थी। अगर उसका कैलकुलेशन ठीक हो तो वो 5.9 की थी, और ये लड़की कुछ 5.6-5.7 की होगी, पर फिर भी ये एक अच्छी हाइट थी। उसका फिगर भी किसी इंटरनेशनल मॉडल से कम नहीं था। हाँ, इस लड़की बॉडी उसके सोल्जर बॉडी की तरह स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन कमजोर भी नहीं थी जिसे वो अपनी बॉडी की तरह बना ना पाए। पर वो अभी भी कंफ्यूज थी। तभी उसे एक आवाज आई, बॉस, वेलकम टू न्यू लाइफ, ईट इज योर वन मोर चांस टू लिव लाइफ। निराली, कौन हो तुम? वो किसी लड़ाई के तैयार हो ऐसे अलर्ट हो जाती है। सिस्टम बॉस, मैं वही सिस्टम हूँ जिसे आपने अपने ब्रेन में इंस्टॉल किया था। निराली, ओह, तो तुम एक्टिव हो गए। इस बात से निराली हैरान थी, क्योंकि इंस्टॉल करते वक्त उसने भी नहीं सोचा था कि वो उसे एक्टिव करने में कामयाब हो जाएगी।
इस पर सिस्टम ने हंसने लगा। सिस्टम, हाँ बॉस, आपने कर दिखाया, अब मैं आपकी सेवा में हाजिर है। इस दुनिया का भी सबसे पावरफुल सिस्टम, आप बस हुकूम। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही निराली ने उसे रोकते हुए पूछा, निराली, इस दुनिया का भी मतलब हम अपनी दुनिया में नहीं है? सिस्टम, क्या आपको ये हमारी दुनिया लग रही है बॉस? उसकी बात पर निराली का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है, जिसे महसूस कर सिस्टम सकपका जाता है। निराली, अब सभी बातें क्लियर, सब कुछ एक साथ बताओ। सिस्टम, आपके मिशन के दौरान आपने हाई विल पावर और पेन टॉलरेट किया, जिस वजह से मैं एक्टिवेट हो गया। जब मौत हुई तब मैं आपकी बॉडी में एक्टिवली मौजूद था और मैंने आपकी आत्मा किसी और जगह पर ट्रांसफ़र की। ये एक नॉवेल वर्ल्ड है। मेरे डाटा के अनुसार आपने अब तक सिर्फ एक ही नॉवेल पढ़ी थी जो आपकी ग्रेट ग्रैंडमदर ने लिखी थी, तो आप इस वक्त उसी नॉवेल की मैन लीड की बॉडी में है। निराली, क्या वो इस सारी इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा शॉक थी? ये तुमने ने क्या किया? मुझे वो फीमेल लीड बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो बहुत नाजुक है और मैं बहुत हाश। सिस्टम, बॉस, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नॉवेल अभी हो शुरू हुई है। ये अब आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है कि नॉवेल की मैन लीड कैसी होगी। और अब जबकि आप इस नॉवेल की मैन लीड है तो आपकी डिसीशंस की वजह से नॉवेल आपके हिसाब से बदल भी सकती है। निराली, फिर भी मैन लीड के कितने दुश्मन हैं और उस पे लोग कितने जुल्म करते, और इस नॉवेल का मेल लीड एक प्लेबॉय है। सिस्टम, आपको कौन परेशान कर सकता है बॉस? वो आप है जो दूसरों का जीना हराम करने की ताकत रखते हो और आपको सबके बारे में सब कुछ पहले ही पता है, तो आप उन लोगों को आसानी से अपने रास्ते से हटा सकते हैं। और रही बात मैन लीड की, तो आप जिसे चुनेंगे, अगर उसकी आपको एक अच्छी और सफल लव स्टोरी रही तो वही मेल लीड बन जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है आपको इस नॉवेल का नेगेटिव साइड कैरेक्टर पसंद है, तो आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचती? और ये लड़की नॉवेल की मैन लीड होने के नाते इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। निराली, तभी मैं सोचूं ये परफेक्शन की डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन कहीं सुना सुना लग रहा था। वो सब छोड़ो और ये बताओ कि इसकी ओरिजिनल आत्मा कहाँ गई और इस वक्त मैं कहाँ हूँ, और तुम्हारा कोई नाम है कि नहीं? सिस्टम, मैंने इस बॉडी में डाला तब वो वैनिश हो गई। इसके आगे मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं आपकी सोल में इंस्टॉल हूँ। दूसरा, ये आप इस समय नॉवेल के स्टार्ट होने के से पहले के टाइम में है, जब नॉवेल की मैन लीड के बारे अभी तक उसकी रिच फैमिली और दुश्मन के साथ मैन लीड भी कुछ नहीं जानता। आज की तारीख 21 जनवरी 2022 है और मेरा कोई नाम नहीं रखा। आप मेरी बॉस है, आप मेरा कोई भी नाम रख सकती है। निराली, ओह, तो अभी नॉवेल स्टार्ट होने में 2 साल बाकी है। ठीक है, तो तुम्हारा नाम लायुना होगा क्योंकि मुझे टाइगर्स कहा जाता था। ये लाइनस का शॉर्ट फॉर्म में है। आई होप तुम्हें पसंद आया हो। लायुना, येस बॉस। निराली, तो अभी मैं कहाँ हूँ? लाउना, बॉस, अभी आप मैनलीड के उस घर पर हो जब वो अपने परिवार से मिलने पहले रहा करती थी। तब निराली अपनी आंखें आईने से हटाकर आजू बाजू देखने लगती है। जितनी लड़की खूबसूरत थी, घर उतना ही नॉर्मल था। एक बीएचके जिसमें किचन ओपन था। घर की अच्छे से साफ सफाई की हुई थी, लेकिन घर में बहुत कम चीजें थी जो बहुत सस्ती थी, जो कि निराली जैसी लड़की के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। उन सबको देख निराली ने सर पकड़ लिया। आखिर उसके और मैन लीड के बीच में सिवाय नाम के कुछ भी कॉमन नहीं था। जी हाँ, मैन लीड का नाम भी निराली था, लेकिन इसमें निराली की का कोई हाथ नहीं था, बल्कि निराली की दादी का हाथ, जिसने अपनी पोती निराली का नाम इस नॉवेल की मैन लीड के नाम पर रखा था। क्या निराली बदल पाएगी निराली की किस्मत? कैसे करेगी वो सामना, वो इस उथल पुथल का? चैप्टर 6, ओह मतलब जितना हो सके उतना हालत की मारी है। लाओना, बॉस, आपको इस लाइफ को अपना लेना चाहिए और मेरा शू का मनाना चाहिए कि मैंने आपको एक नया मौका दिया। निराली, ओही, या एक्चुअली भले ही कैसी भी जिंदगी तो है, वरना क्या भरोसा, मुझे वैसे भी स्वर्ग देखा किसने है कि कैसा दिखता है, ये तो सिर्फ दादी की कहानियों में था। लाओना, अब आप आगे क्या करने वाली हो बॉस? लाओना के सवाल के जवाब में निराली ने उससे सवाल ही किया। निराली, क्या ये भी मेरी तरह अकेली ही रहती है? लाओना, येस बॉस, ये यहाँ अकेली ही रहती है। 18 साल की होने के बाद अनाथ आश्रम छोड़ना होता था, तो ये 18 साल 2 मंथ्स की है, 2.5 महीने से यही रह रही। इसका कोई दोस्त भी नहीं, आप जानते ही है ईसा के बेचारे नेचर के बारे में। अभी इसकी स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए ये बार में पार्ट टाइम बारटेंडर का काम करती है और एक कैफ़े में वीकेंड्स पर। निराली, और ऐसा क्यों? लाओना,
क्योंकि बाकी के दिन वो स्कूल जाती थी, अभी उसकी 12th बोर्ड की एग्जाम बाकी है। निराली, ओह मतलब जितना हो सके उतनी हालत की मारी है। लावना, मैम ऐसे लड़कियों के हालत उस टाइम की रियलिटी रहे होंगे। निराली, ओह पर क्या अब मुझे फिर से सब पढ़ना होगा? आई मीन मेरी तो पीएचडी भी कंप्लीट है। लावना, हाँ बॉस, लेकिन आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है, आपका आईक्यू पहले से हाई है, आपने अपनी पूरी पढ़ाई सिर्फ 4 साल में पूरी की थी और अब तो आपके पास एक्सपीरियंस भी है, और मैं भी अगर अपनी ओरिजिनल पढ़ाई से कुछ अलग भी लेती है तो भी उसे 3 साल के अंदर अंदर पूरा कर सकती है। निराली, फिर भी मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, वो सब छोड़कर मुझे फिर से शुरू करना होगा। लावना, बॉस आप जैसा इंसान तो ये सब आसानी से कर सकता है, और वैसे भी यहाँ सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते, एक छोड़ जाने का और एक दे जाने का, यहाँ अपने साथ ले जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको आपकी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। निराली, हाँ बाबा हाँ, तू ही सही है, अब इतना बॉस करना बंद करो, बी फ्रैंक। लावना, जैसा हुक्म मोहतरमा। निराली, इतनी जल्दी मान गए? लावना, मोहतरमा आपका हर हुक्म मानना मेरी जिम्मेदारी है, आखिर अब आप पहले से भी खूबसूरत लड़की है और इतनी खूबसूरत लड़की का दिल हम नहीं तोड़ते। निराली, तुम्हें फ्रैंक होने के लिए कहा था, फ्लर्टी नहीं। लावना, तो आप जैसी काबिल और खूबसूरत लड़की के साथ फ्रैंक कैसे होते हैं? मेरे इन्वेंटर ने तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन फीड की है। निराली, शीट, ये मामू भी ना। लावना, बॉस अब आपको आगे के बारे में सोचना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है आप ऐसी जगह पर नहीं टिक पाओगे, तो आपको आपके रहने लायक विला नहीं तो एटलीस्ट घर ढूंढ लेना चाहिए। निराली, हाँ तुम बात तो पते की कर रहे हो, पहले तो मुझे कपड़े बदलने दो। उसके बाद निराली ने अपने कपड़ों की तरफ देखा, उसने एक पुराना हरे कलर का कुर्ता पहना हुआ था जिसके कुछ धागे निकल गए थे, चुनरी ओढ़ रखी जिसका कलर फीका पड़ गया था और 2 जगह छेद भी नजर आ रहे थे। नीचे उसने सफ़ेद कलर का पजामा पहना था जिस पर कुछ मिट्टी लगी हुई थी और पैरों में कुछ भी नहीं था। निराली इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। पुरानी निराली खूबसूरत तो बहुत दिखती, जिससे उससे बहुत से लड़के उसे चाहते थे, मगर उसकी इस दयनीय हालत थी की वजह से सब उसे नीची नज़रों से देखते हैं और लोग उसे परेशान करते थे, जिससे वो हमेशा उसे परेशान करते थे, और इन सब की वजह से उसके दिल दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वो कम से कम अटेंशन पाने की कोशिश करती, वरना एक नॉवेल वर्ल्ड की मैन लीड होने के नाते वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, और उसमें राइटर द्वारा डाली अपनी कुछ काबिलियत भी थी। निराली जल्दी से एक नॉर्मल सी लोहे की अलमारी के पास जाती है और उसे खोल के देखती है, उसमें उसे सारा पुराने कपड़े दिखते हैं, एक साइड थोड़े अच्छे और एक साइड फटे पुराने। तभी उसकी नज़र साइड में रखे एक बॉक्स पर जाता है, वो कपड़ों का ही बॉक्स लग रहा था। जब निराली उस बॉक्स को खोल कर देखती है तो उसे उसमें एक नई और अच्छी क्वालिटी की वाइट टी शर्ट दिखती है और एक अच्छा ब्लू जीन्स, उसके साथ उसी में एक मीडियम क्वालिटी के स्नीकर्स भी रखे हुए थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो कभी पहने नहीं गए। निराली, शायद उसने ये ड्रेस अपने किसी एक दिन के लिए खरीदी हो। लावना, बेचारी, लेकिन शायद उसका वो एक दिन आने से पहले ही वो निकल ली, कोई बात नहीं, अब ये आपके काम आ जाएगा। निराली, हाँ बिल्कुल बोलकर निराली बेडरूम के अंदर भाग गई और 10 मिनट के अंदर बाहर आ गई। यार अंदर कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर नहीं है। लावना, आपके पास में तो हूँ ना, आई एम द बेस्ट। निराली, हाँ लेकिन मैं तुम्हें यूज़ नहीं कर सकती, मुझे नॉर्मल पर्सन के जैसे काम करना होगा, क्योंकि मैं किसी को क्या जवाब दूंगी कि मैं अपने दिमाग में कंप्यूटर लेकर कैसे चल रही हूँ। लावना, ओह या समझ गया। निराली, तो किसी कंप्यूटर लैब जाना होगा। मास्टर आप भूल रही है, ये 2022 है, यहाँ एडवांस्ड कंप्यूटर लैब नहीं है, यहाँ पर नेट कैफ़े है। वो वहाँ से निराली का पर्स लेकर बाहर निकल गई। वो पहले एक नेट कैफ़े में गई और बहुत सारे वर्क प्लेटफार्म पर अप्लाई कर दिया और काफ़ी स्पीड से काम कर रही थी, उसकी आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। चैप्टर 7, सुपरनेचुरल पावर। निराली के लिए वो काम जो लोगों करने में पूरा दिन लग जाए को काम करने में उसे 10 से 15 मिनट का समय लग रहा था, भले ही किसी चीज़ की फाइल तैयार करनी हो, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, एक्सेल भरना हो या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना। उसकी स्किल्स तो पहले से ही लाजवाब थी, वो एक बिजनेस मैनेजमेंट की ही स्टूडेंट रह चुकी थी और अब तो उसके पास दुनिया का सबसे आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम भी, जिसकी मदद से वो इस एरा में चलने वाली चीज़ों के बारे में सब कुछ पता कर रही थी।
अब तक उसने इमरजेंसी में आने वाले कम से कम 43 छोटे बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए थे और सामने वाले को अगर कम टाइम में चाहिए हो तो उससे ज़्यादा पेमेंट चार्ज कर रही थी। निराली, थैंक यू लाउना, तुम्हारे बिना मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं होता। लाउना, इट्स माई प्लेजर मोहतरमा। निराली, ठीक है, अब चले, मेरे पास कम से कम 2,24,000 तक के पैसे जमा हो चुके हैं ऑनलाइन। भगवान का शुक्र है मेरे पास तुम हो जिसकी मदद से मैं एक नया अकाउंट इतनी जल्दी तैयार कर पाई। जब अंकल ने मुझे तुम्हें दिया था तब मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने काम आओगे। इतना कहकर वो उस कंप्यूटर केबिन से निकलकर काउंटर पर जाती है। जब वो काउंटर के पास पहुंच जाती है तो उसे कुछ आवाज़ आती है। वो अपने आसपास देखती तो उसे कोई बात करते नहीं दिखता या कोई भी नहीं दिखता सिवाय काउंटर पर बैठे आदमी के। तो उसे समझ में आता है कि जो कुछ भी उसे सुनाई दे रहा है वो उस आदमी के मन की बातें थीं, जिससे वो हैरान हो जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों और कैसे हो सकता था। कैफे ओनर, पता नहीं कब से अंदर बैठी है, कोई इलीगल विलीगल काम तो नहीं कर रही ना। अभी बच्ची तो लगती आई होगी, कोई फॉर्म भरने कोई दिक्कत आ रही होगी। निराली उसे इस बारे में कुछ नहीं कहती। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था ये सच है या उसका कोई वहम। वो अभी किसी और बारे में नहीं सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए वो काउंटर के आगे खड़ी हो गई। निराली, कितना पेमेंट करना है सर। कैफे ओनर, मैडम 500 रुपये। निराली, ठीक है, इतना कहकर एक सिंपल से एंड्रॉयड फ़ोन से वो पेमेंट कर वो वहाँ से निकल जाती है। अब जो हुआ क्या वो सच था ये परखने के लिए वो पास से निकलते लड़के के थोड़े और करीब से गुजरने लगती है। लड़का, क्या कोई लड़की इतनी खूबसूरत दिखा सकती है। इसे देखकर तो लग रहा कि इसने मेकअप भी नहीं किया होगा, तो फिर क्या इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। अरे नहीं, ये नॉर्मल घर से लगती है, पर यार इतनी सुंदर लड़की का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो जरूर ही होगा। इतना सोचकर वो निराश होकर सोचना बंद कर देता है। वही निराली शौक हो जाती है अपनी तारीफ से, नहीं क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि इस दुनिया में तो उससे खूबसूरत लड़की कोई है ही नहीं, पर वो किसी के मन के ख्याल कैसे सुन पा रही थी। निराली अपने मन में हो लायुना से पूछती है, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं किसी की मन की बातें सुन पा रही हूँ। लाउना, आप इस वर्ल्ड में एक एलियन और सुपरनेचुरल पसंद है, आपके पास सुपरनेचुरल सर्वाइवल पावर आना आम बात है। माना आपका पुनर्जन्म आपके लिए आम बात नहीं थी, लेकिन आपके लिए ये तो अब आम होना चाहिए। निराली, तुमने सही कहा, इतना सब कुछ होने के बाद मेरे लिए ये आम होना चाहिए। वैसे भी ये चीज़ मेरे काम आ सकती है। तभी वो और थोड़ा आगे बढ़ती है तो वो एक छोटी सी भीड़ के पास पहुंच जाती है। तभी उसे एक साथ बहुत सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। एक आदमी, हे भगवान कितनी देर हो गई, अगर अभी काम पर नहीं पहुंचा तो बॉस आज के दिन सैलरी काट लेगा। एक बच्चा, आज स्कूल बंक करके दोस्त के घर कार्टून देखूंगा, आज उसके घर उसके मम्मा पापा जो नहीं है। दूसरा बच्चा, अगर आज कार्टून देखते देखते माँ पापा घर आ गए तो मैं क्या करूंगा, देखना चाहिए या नहीं। निराली के कानों में दर्द होने लगा, वो भागकर आगे निकल गई। निराली, थैंक गॉड बच गई। ये कितना टफ था। क्या अब मुझे इसी तरह इतने सारे आवाज़ सुनाई देने वाले हैं। हे दादी माँ, आपकी निराली क्या होगा। लाउना, आप चिंता मत करो ब्यूटीफुल बटरफ्लिट, ये असर कम हो जाएगा जैसे जैसे आप अपनी पॉवर पर काबू करना सीख जाओगे। निराली, ठीक है, अब कुछ ढंग की शॉपिंग करने चलते हैं। इतना कहकर वो आगे देखने लगती है, तभी वहां से एक टैक्सी गुजरती है। निराली उसे अपने हाथ का रेड सिग्नल देकर रोकने की कोशिश करती है। लाउना, मैम ये 2022 है, 2120 नहीं। यहाँ पर हाथ से टैक्सी रोकी जाती है। निराली, ऐसा है क्या। इतना कहकर वो दूसरी टैक्सी को हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश करती है, पर इस बार भी टैक्सी नहीं रुकती। निराली अब क्यों नहीं रुकी, फिर खुद से ही शायद उसमें कोई ऑलरेडी होगा। फिर से टैक्सी का वेट करती है और इस बार हाथ दिखाने से वो रुक जाती है। निराली, सर शॉपिंग मॉल चलना है। टैक्सी ड्राइवर, मैडम आपने अभी क्या बोला। निराली, सर यहाँ के सबसे अच्छे शॉपिंग मॉल में ले चलो। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। टैक्सी ड्राइवर, आज तक लोगों ने नाम से बुलाया। ड्राइवर कहा, कुछ लोगों ने भैया और चाचा भी बोला, मगर सर किसी ने नहीं कहा। इतनी इज्जत इस काम में कहाँ मिलती है। बैठिए मैडम, अभी आपको बेस्ट मॉल में छोड़ते हैं। निराली टैक्सी में बैठ जाती है। क्या निराली कर पाएगी अपनी सुपर नेचुरल पावर को अपने बस में। क्या ये निराली आखिरी सुपर पावर है या और भी कुछ है, जानना अभी बाकी। चैप्टर 8, मेरे माँ बाप नहीं है।
निराली अभी एक नेट कैफ़े से बाहर निकालकर एक टैक्सी की और मॉल की तरफ कुछ सामान लेने के लिए निकाल गई। एंटी मॉल निराली शहर के सबसे बड़े मॉल में चली गई। जब को मॉल के अंदर गई तो उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, पर निराली उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान अपना ज़रूरत का सामान लेने में था। वो बिल्कुल भी किसी चीज़ से बोथा नहीं हुई। उसका ध्यान अपने एक ड्रेस पे पड़ा। वो एक रॉयल रेड कलर की ड्रेस थी जो कि स्लीवलेस थी, पर कट के बाद एक स्लीव्स नीचे थी। ड्रेस एलिगेंट और लेस वर्क में थी जो कि अब तक निराली को मिल नहीं रही थी। उसे ऐसा ही कुछ चाहिए था जिसे देखकर निराली की आंखें चमक जाती है। वो जाकर उस ड्रेस को उठा लेती है। तभी वहाँ की अटेंडेंट जिसने निराली को वो ड्रेस लेता देखकर घूर कर देखा। अटेंडेंट, अगर खरीदनी हो तभी लेना, निराली, पता है। इतना बोलकर बिना अटेंडेंट को देखे वो आगे निकल जाती है। उसी तरह वो अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का स्किन और हेयर केयर और डेली यूज प्रोडक्ट खरीदती है। 2 फॉर्मल सूट्स, 2 नाइट सूट और कुछ घर का सामान भी। उसके इलेक्ट्रॉनिक्स एरा में घुसती है और एक अच्छा सा लेटेस्ट आईफोन लेती जिसकी वर्किंग एबिलिटी अच्छी हो। उसी तरह वो बुक शॉप में जाके कुछ बुक्स खरीदती है जो 12th के रिगार्डिंग हो। ये उसने लाउना के कहने पर किया था, क्योंकि लाउना ने उसे बताया था कि उसे अभी के 12वीं के सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा और अभी के ज़माने किताबों का अच्छा खासा महत्व था, न कि सिर्फ ई बुक और ऑनलाइन का ज़माना। वो तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था, उसका रोज़मर्रा के आम चलन में आना अभी बाकी था। उसके बाद उसने रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के दुकान से अलग सामान लिया जो कि उसे आधुनिक युग की चीज़ें जिनकी उसे आदत हो चुकी थी उसे बनाने में काम आने वाले थे। उसके बिलिंग काउंटर पर आ गई और अपना सारा सामान का बिल बनाने को कह दिया। तभी उसे एक आवाज़ आए, एक लड़की, देखो राम, आजकल फटीचर लोग भी कैसी कैसी जगह पर आने लगे हैं। क्या ये 2 कौड़ी की लड़की अपनी औकात भूल गई है या फिर यह चोरी करने आई है? उसे लड़की की बात सुनकर आजू बाजू के लोग निराली को अजीब नज़रों से देखने लगे, क्योंकि उसने नॉर्मल से कपड़े पहने थे जो सारे ही 700-800 के लग रहे थे। इसलिए वह लोग उसे लड़की की बातों में आने लगे थे। मगर अभी भी निराली बिल्कुल शांति थी। उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। इतना तो समझ चुकी थी कि उसके इरादे उसे लेकर कुछ ठीक नहीं थे। पर क्या इस निराली को हम करना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। उसने मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देखा। निराली, क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम मेरा बिल चुकाने वाली हो? अगर हाँ तो चुका दो और अगर नहीं तो चुप बैठो। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी अच्छी हो। ज़्यादा अच्छा बनकर किसी और के मामले में टांग बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसका जवाब सुन वो लड़की और उसके साथ खड़ा लड़का दोनों ही अवाक रह गए। उन्होंने कभी भी निराली से इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी कि निराली रोते हुए कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो ऐसी लड़की नहीं। उसे तो यहाँ का सामान बहुत पसंद आ गया था और रेट्स के बारे में वो इतने अच्छे नहीं जानती। भले ही उसके पास पैसे होते पर फिर भी वो उनसे उलझना अवॉइड करती। इतना कहकर निराली सामने से बिल उठाया और कितना आया ये देखा। ये देखकर उस लड़की को लगा अब तो पक्का निराली को शर्मिंदा होना पड़ेगा, पर उसकी उम्मीदों के परे निराली ने अपने फ़ोन में उतनी रकम भर ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और उस काउंटर पर बैठे आदमी को दिखा दिया। और उसके बाद तुरंत अपना सामान लेकर उन लोगों को उसी ट्रांस में छोड़कर वो वहाँ से निकल गई। वापस आकर उसी टैक्सी में आ गई जिससे वो यहाँ आई थी, और फिर उसने टैक्सी अपना सामान खुद से ही रख भी लिया, जबकि वो ड्राइवर उसकी हेल्प करने बाहर उतारा था। पर देश की इतनी जाबाज ऑफिसर को इतने से काम में मदद की क्या ज़रूरत? उसके बाद निराली, सर मैंने सारा सामान रख दिया है, चलिए, इतना बोल वो अंदर बैठ गई। टैक्सी ड्राइवर, जी मैडम, मैम अब कहाँ जाना है? निराली, घर, एड्रेस नारा सोपारा 902 अपार्टमेंट के पास। ऑटो ड्राइवर, जी मैडम, वैसे मैडम आपसे एक बात कहनी थी, बुरा ना लगे तो कहूँ? निराली, हम। निराली एक शब्द में हामी भर दी। टैक्सी ड्राइवर, मैम आप काफ़ी अच्छी और बहादुर लड़की हो, वरना आज के ज़माने में ज़्यादातर घमंडी या नाजुक लड़कियां ही देखने को मिलती। कुछ होती होंगी स्ट्रॉन्ग और अपने ऊपर निर्भर करने वाली, पर वो टैक्सी में आती हैं। वो तो अपनी कार चलाती हैं। इसलिए आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आपके बारे में अपनी बेटी को ज़रूर बताऊंगा। निराली, सर मैंने इतना बड़ा कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको वो रिस्पेक्ट दी जिस पर आपका राइट है और अपना सामान खुद रखा। अपना काम करना तो बहुत छोटी सी बात है। टैक्सी ड्राइवर, ये तो तुम्हारा और अच्छा गुण है जो तुम अपनी ज़मीन से जुड़ी हो।
तुम्हारे माँ बाप बहुत भाग्यशाली होंगे जो उन्हें तुम्हारी जैसी बच्ची मिली। उसकी बात सुनकर निराली फ्रिज हो गई। निराली कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा था, वो अपनी दादी के साथ बड़ी हुई थी और अब तक असली निराली भी बिना परिवार की रही थी। तो निराली के मन में सवाल आया तो आया था, क्या सच में उसे बेटी में रूप में पाकर उसके माँ बाप उस पर नाज करते या नहीं। जब टैक्सी ड्राइवर ने निराली को कहीं खोए हुए पाया। टैक्सी ड्राइवर, क्या हुआ बेटा, आप ठीक तो हो? निराली, मेरे माँ बाप नहीं है। उसकी बात पर टैक्सी ड्राइवर की आंखें सिंपैथी से भर आए। चैप्टर 9 न्यू स्टार्ट रिनोवेशन। टैक्सी ड्राइवर, कोई बात नहीं बेटा, भगवान अगर कुछ नहीं देते तो उसके बदले में बहुत कुछ देते हैं, शायद वो बहुत कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। निराली, क्या सच में सर? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे भी परिवार और परिवार का प्यार मिले? ऐसा कहते हुए निराली की आंखों में वो लालसा साफ दिखाई दे रही थी। इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की भी किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। टैक्सी ड्राइवर, बिल्कुल बेटा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। जो उस पर बिना देखे विश्वास करता है, उस पे यकीन रखता है, वो उसकी दुनिया बदल देता है। निराली, वो तो मेरी पहले ही बदल गई। टैक्सी ड्राइवर, मतलब? उनकी बात सुन निराली हड़बड़ा गई और तभी उसका ध्यान बाहर के रास्ते पे गया, तो उसने बात बदल दी। निराली, मतलब कि मेरा घर आ गया? तभी टैक्सी ड्राइवर ने हाँ करते हुए टैक्सी रोक दी। निराली ने पेमेंट किया और सामान निकलाने लगी। तभी टैक्सी ड्राइवर ने मदद के लिए पूछा पर उसने मना कर दिया और अपना सामान लेकर घर की ओर चल दी। निराली, हाशिश बच गई, वरना तो आज पक्का मेरा सच सामने आ जाता। इसे कहते दादी की भाषा में खुद के पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। इतना कहकर वो अंदर चली गई। घर आकर सबसे पहले उसने घर में सामान अच्छे से रखा और घर साफ कर उसे रेनोवेट किया। फिर घर का सामान एक एक कर सेट किया, जैसे वॉशरूम में नया ड्रॉवर लगाया जहां वो अपना डेली यूज़ का सामान रख रखे। जो चीज़ें खराब थी उनकी रिपेयरिंग की और उसके बाद सारा सामान हॉल में रखकर रूम को कलर किया और एक अलग लुक दिया। जहां पहले दीवारें सफ़ेद और एक हरे रंग में थी, वहां पर सफ़ेद दीवार पर शानदार रॉयल रेड कलर लगाया जो उसने ऑनलाइन ऑर्डर, और साथ में कुछ और घर को रेनोवेट करने का सामान भी। उसके बाद हरे रंग की दीवार पर उसने शानदार इटालियन मेपल वॉलपेपर लगाया। कुछ फ्रेम्स ऑर्डर की थी, उसे बिना फोटो के ही वॉल पर सेट कर दिया। अलमारी को भी अलग तरह से नया लुक दे दिया। अब वो किसी ब्लैक एंड वाइट पांडा थीम की बच्चों की अलमारी लग रही थी। उसके बाद हॉल में रखा ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेडरूम में रखकर उसने सेम काम हॉल और ओपन किचन से स्टार्ट किया। यहाँ उसने कलरिंग नहीं की क्योंकि उसके पूरे सामान को शिफ्ट करना पड़ता और उस छोटे से रूम में इतनी जगह नहीं थी और ना निराली को ज़्यादा वक्त लगना था, इसलिए उसने उन वॉल्स पर अच्छे क्वालिटी का वॉलपेपर लगा दिया और अब और साफ सफाई कर नीचे एक एक मुलायम कारपेट बिछा दिया। फिर किचन को अरेंज किया, सोफे को न्यू कवर लगाई और फिर अपना लाया हुआ सारा सामान अनपैक कर अपनी अपनी जगह पर सेट कर दिया। इतना सब कुछ करते हुए उसे रात के 1:25 हो गया था। अब उसका खाना बनाने का कोई मूड नहीं था, इसलिए उसने अपने नए फ़ोन से एक ऑनलाइन ऐप से खाना ऑर्डर कर दिया और हॉल में रखे सोफे पर लेट गई। उसने एक नज़र घुमाकर अपनी आजू बाजू देखा। जब उसने इस दुनिया में खोली थी तब ये घर कैसा था और अब ये घर कैसा दिख रहा था, इसमें तुलना करना मुश्किल था। अगर कोई उन दोनों अलग फ़ोटो निकालकर किसी को दिखाए तो वो इंसान कभी भी ये नहीं जान पाता कि वो दोनों एक ही है। लेटे लेटे ही उसकी आंख लग जाती है। मुश्किल से उसे लेटे उसे कुछ 20 मिनट हुए थे कि उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसके दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा था। इसकी वजह ये हो सकती है कि वहाँ कोई डोर बेल नहीं थी। निराली जाकर दरवाज़ा खोलती है, सामने डिलीवरी बॉय खड़ा था। डिलीवरी बॉय, मैम आपका ऑर्डर। निराली, सर आपको ऑर्डर लाने में इतना वक्त कैसे लग गया? डिलीवरी बॉय, मैम अभी तो सिर्फ 20 मिनट हुए हैं, मैंने तो ऑर्डर टाइम से पहले डिलीवर किया है। उसकी बात सुन निराली को याद आता है कि वो 2022 में है, ना कि 2120 में, जब ऑर्डर आने का टाइम सिर्फ 5 मिनट होता था। निराली, हाँ सर, नींद में थी इसलिए वक्त का ख्याल नहीं रहा। इतना कहकर उसने ऑर्डर रिसीव कर लिया। डिलीवरी बॉय, मैम आपको एक OTP आएगा, प्लीज़ वो बता देना। अभी निराली कहने ही वाली होती है कि OTP से फ्रॉड होता है कि इस जमाने में इस OTP से ऐसा कुछ नहीं होता और यही अभी के लिए वेरिफिकेशन मेथड है, वरना उनके वक्त तक अलग अलग फ्रॉड भी बहुत बढ़ गए थे। निराली उसे OTP देकर अपना ऑर्डर लेकर अंदर चली जाती है और ऑर्डर अनपैक करती है। उसने अपने लिए अपने दादी के फेवरेट छोले भटूरे मंगाए थे।
उसने अपने दादी से सुना थी कि उनकी माँ ये डिश बहुत अच्छी बनाती थी, उनके टाइम में बहुत फेमस थी। अब जब वो अपनी दादी के बचपन में और अपनी परनानी के जवानी के दिनों में आ गई थी तो इस बार इन सब बातों को जो उसने अपने दादी से सुनी थी उसे जीना चाहती थी। उसे छोले भटूरे बहुत पसंद आए। इंडिया में रहते हुए इस तरह का इंडियन फूड खाने को उसे कम ही मिला था, इसलिए वो खुश थी। खाना खाकर उसने वो सब कुछ समेट कर रखा और बेडरूम में जाकर उन किताबों को जो उसने आज खरीदा था और कुछ पुरानी निराली की किताबें लेकर बैठ गई, क्योंकि कुछ रिसर्च और कुछ घर में पड़े टाइम टेबल के हिसाब से कल से निराली के 12वीं क्लास के पेपर शुरू होने थे। कल मैथ का पेपर था। निराली मैथ में काफ़ी अच्छी थी। वैसे तो उसने पिछली जिंदगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई थी, लेकिन इस जिंदगी में उसे फिर से पढ़ना था और वो इस मौके का फ़ायदा उठाने वाली थी, कुछ अलग और कुछ नया सीखकर। आधी रात तक निराली मैथ का बुक छानती रही, फिर लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके उठ गई। सब कुछ समेटकर लाइट बंद कर बेड पे जाके सो गई। चैप्टर 10। 2 साल बाद। टॉपर। 2 साल बाद एक लड़की एक बड़े से विला के बड़े स्विमिंग पूल के पास एक आराम कुर्सी पर बैठी हुई थी और पानी को देखते हुए उन गुजरे हुए 2 सालों के बारे में सोच रही थी। फ्लैशबैक। अगली सुबह एग्जैक्ट 7 बजे अलार्म बजने लगता है और निराली उठकर तैयार हो जाती है। एक सोल्जर होने के नाते वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट और फास्ट थी और इससे मुश्किल समय में शांत रही थी, तो ये सिर्फ एक एग्जाम था, इसलिए वो काफ़ी शांत थी। वो इस बात में मानती थी कि किसी भी अच्छे परिणाम के लिए किया गया हर काम शांत मन से ही किया गया होना चाहिए। वो जल्दी से नाश्ता बनाती है। नाश्ते में उसने एक कटोरी मूसली और एक कप कॉफ़ी और एक प्लेट पोहा बनाया था। उसने जल्दी से नाश्ता कर अपने परीक्षा के जरूरी सामान चेक किया और एक ऑटो से स्कूल के निकल गई। निराली जब स्कूल के आगे पहुंची तो उसे थोड़ा सा नया नया सा लगने लगा। उसके स्कूल और इस स्कूल में बहुत ज़्यादा अंतर। वहाँ उसके स्कूल में हर चीज़ ई से ही होती थी, पर यहाँ ज़्यादातर ह्यूमन प्रेजेंट थे। वो इधर उधर ज़्यादा वक्त तक नहीं घूम सकती और ना ही किसी को उसके बर्ताव पर शक करने दे सकती जैसे वो इस जगह के लिए नई हो। और वैसे भी अभी तक एग्जाम सर पर होने के वजह से किसी ने भी उसके स्ट्रेंज और कॉन्फिडेंट बिहेवियर को नोटिस नहीं किया था। थोड़ी देर में निराली को उसकी सीट मिल गई। वो उस पर बैठ गई। जल्द ही परीक्षा भी शुरू हो गई। परीक्षा पूर्ण 3 घंटे की थी, जिसमें 2 घंटे 20 मिनट में ही निराली उसे पूरा कर लेती है। वो मैथ में अच्छी थी, लेकिन उसके साथ जो सिस्टम था वो मास्टर था, इसलिए वो उसकी हेल्प ले सकती, लेकिन आज उसे ये ज़रूरत नहीं महसूस हुई। जबकि लैंग्वेज के सब्जेक्ट में हुआ, आखिर वो 1 या 2 दिन में पूरी किताब नहीं याद रख सकती थी। इसी तरह 3 महीने बीत गए और आज निराली का रिजल्ट था। इन 3 महीनों में निराली उसके जानने वालों की नज़रों से इस तरह से गायब हुई कि लोग समझने लगे कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। इन 3 महीनों में काफ़ी कुछ बदल गया था। निराली का अपार्टमेंट एक विला में बदल गया था। उसका अपना इंटीरियर डिजाइनिंग एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू हो चुका था, जो कि अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही था। आज ऑनलाइन रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। हर कोई अपने अपने हिसाब ऑनलाइन वेबसाइट पर मौजूद था। अब तक कई बार वेबसाइट क्लैश कर चुकी थी और इनमें से एक निराली भी थी, जो अपने नए ऑफिस में बैठकर अपना रिजल्ट चेक कर रही थी। 98.56% उसने स्क्रीन पर आई हुई मार्कशीट के सबसे नीचे लिखा हुआ था। निराली, लायूना, क्या ये एक अच्छे मार्क्स है? क्या इनकी मदद से मैं एक अच्छे बिजनेस इंडस्ट्री में पढ़ पाऊंगी? लाउना, बिल्कुल मैम, बल्कि अगर आप टॉप भी कर सकती है या आपसे कुछ परसेंटेज किसी को ज़्यादा मिले तो फिर भी आप सेकंड या थर्ड जरूर आएंगी। निराली, हाश सिस लायूना, मैम आप एक कमांडो हुआ करती थी, क्या आप अब वो नहीं करना चाहती? निराली, मैंने अपनी एक जिंदगी ऑलरेडी देश को दे दी है। अब इस बार ये मुझे खुद के लिए जीनी है, एक नए तरीके से वो सब करना है जो पिछली जिंदगी में नहीं किया है। लाउना, मैम आप तो उस कंजर्वेटिव फैमिली की बेटी की तरह बात कर रही है जिनको बाहर जाना अलाउड नहीं होता, हर चीज़ के लिए परमिशन मांगनी पड़ती है। आप हमेशा से जो चाहे वो करने के लिए आज़ाद थी। निराली, फिर भी नहीं किया जो था उसके साथ जीती रही और अंत में जिंदगी और मौत दोनों देश के नाम कर दी। अब सब कुछ नया है तो अलग तरीके से होगा, जैसे मैंने जो पहले ही पढ़ या सीख रखा है उसके जगह में कुछ नया पढ़ूंगी। लायूना, समझ गई बॉस, तो चलिए अपना रिजल्ट देखते हैं कि आप कौन से प्लेस पर आए हो। निराली,
हाँ, इतना कहकर निराली चेक करने लगती है जो लिस्ट कुछ समय पहले ही ऑनलाइन आई थी। निराली, यस, अब मैं एक अच्छे बिजनेस कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ। निराली ने पूरे स्टेट में टॉप किया था और इसी के साथ उसका फ़ोन उसके स्कूल के टीचर सर, प्रिंसिपल के कॉल्स मैसेजेस से बजने लगा और निराली शांति से उन सब का जवाब दिया। निराली, सब ने उससे उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा, जिसमें उसने बिजनेस कॉलेज के बारे में बता दिया। वैसे तो वो लोगों को हैरानी हुई थी कि निराली इतने मार्क्स कैसे स्कोर कर सकती है, पर उन्हें ज़्यादा शक भी नहीं हुआ क्योंकि निराली पढ़ाई में इतनी बुरी नहीं थे, 80% तक तो वो ला ही सकती थी। लेकिन सबने उसे तहे दिल से शुभकामनाएं दी और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एक्चुअली में निराली ने बिजनेस कॉलेज ज्वाइन करने का डिसीजन इसलिए लिया था कि आगे जाकर कोई उसकी इतनी सारी नॉलेज पर शक या सवाल ना करे। उसे स्कूल और कई जगह से सम्मान समारोह और इंटरव्यू के लिए बुलाया आया था, लेकिन वो स्कूल के अलावा कहीं नहीं गई, जहां उसे उसके पुराने कुछ क्लासमेट ने उसे बुली करने की कोशिश, जिसमें वो मुंह के बल गिरे तो कुछ ने चापलूसी करना चुना, जिनके जवाब में निराली ने उन्हें ऐसे इग्नोर किया जैसे कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इसके बाद उसे कुछ इंटरव्यू दिए और लास्ट में अपने शिक्षकों से मिलकर उन्हें शुक्रिया कर उनसे मार्गदर्शन सुन उनका आशीर्वाद लेकर घर की जगह ऑफिस निकल गई। आज उसके जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। पिछली सारी बातें, पहली निराली और उसकी जिंदगी, सब कुछ पीछे रहने वाला था, यहाँ तक कि अब ऑफिसर निराली बर्मन हमेशा के लिए निराली हो गई थी।